चौधरी साहब, दो अहम सवाल। एक तो चौधरी साहब का कि क्या इंडिया दोबारा हमला करने की हिम्मत कर सकता है, इस तरह का कोई बेवकूफ़ी वाला फैसला कर सकता है। और दूसरा सवाल पिछले सवाल से जुड़ा हुआ, ये राफेल के गिरने की कहानी का एहतमाम कब तक हो जाएगा? ये मतलब राफेल कंपनी खुद मानेगी, इंडिया वाले मानेंगे, कौन कैसे मानेगा? ये दो अहम सवाल। पहले वाले का मैं जवाब पहले देने की कोशिश करता हूँ। प्लीज। देखिए, रफाल जो था वो जहाज बुनियादी तौर पर बहुत अच्छा जहाज था। आपके प्रोग्राम में कई दफा मैं कह चुका हूँ। बिल्कुल सही। फ्रेंच की या फ्रेंच गवर्नमेंट की या प्रेसिडेंट की और कंपनी जो एवियन मार्शल डिसॉल्व जो बनाती है, उसकी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि हिंदुस्तान ने भी 26 जहाजों का ऑर्डर किया हुआ है अपनी नेवी के लिए, पहली बात। दूसरा, दुनिया में और इंडोनेशिया और बाकी मुल्कों ने भी किया हुआ है, और फ्रांस इस वक्त बड़ी सीरियस नेगोशिएशन कर रहा है, बल्कि उनको इंसेंटिव दे रहा है, डिस्काउंट्स ऑफर कर रहा है, स्पेशल पैकेज जिसको कहते हैं वो दे रहा है कि हम ये भी आपका कर देंगे, हम मेंटेनेंस भी करेंगे, हम बाद में टेक्नोलॉजी शिफ्ट भी करेंगे। वो क्यों कर रहा है? वो ये क्यों कर रहा है कि इसलिए कि उसकी मार्केट इतनी डाउन हुई है। इंडिया का इंटरेस्ट ये है कि ज़ाहिर है डिनाई करे कि हम नहीं मानते, और फ्रांस का डिनाइल में एक फायदा ये नजर आता है कि हमारी मार्केट और गिर जाएगी अगर हमने फॉर्मली मान लिया। तो दोनों को पहली बात तो ये विन विन सिचुएशन लगती है। तो जैसे वो अंग्रेजी में कहते हैं, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, ये वो फॉर्मूला चल रहा है। कमिंग बैक टू योर पहला सवाल जो चौधरी साहब ने भी किया कि जी हिंदुस्तान कर सकता है। देखिए, करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक कैपेबिलिटी चाहिए होती है, एक इंटेंशन चाहिए होती है। और ऑब्वियसली इंटेंशन जब मर्जी कर लें, आप सुबह कर लें, आज कल सुबह कर लें, लेकिन कैपेबिलिटी है क्या? कैपेबिलिटी में इन्होंने 1.5 महीने में फर्क डाला है अपनी पाक फिजाइया में, जो ओवरऑल पिछले 70-72 सालों से हर फिजाइया सरबराह ने नो डाउट कोशिश की। प्रेजेंट हमारी 19 पाक फिजाइया में इंडक्शन हुई है नई पिछले 4 सालों में, और कई पाइपलाइन में है जो अभी शेयर नहीं की जा सकती। तो ये एक ऑनगोइंग होता है, ये नहीं होता, ये कोई रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर नहीं है कि मुझे गर्मी लग रही है, मैं कमरे में एसी एक दिन में लगवाऊंगा, अगले दिन मेरा कमरा ठंडा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये जहाज है इंटीग्रेट। मैंने थोड़ी देर पहले ऑर्केस्ट्रेट किया। आपको रिहर्स करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है, नेटवर्किंग करनी पड़ती है, किल पिक्चर बनानी पड़ती है, मल्टी डोमेन ऑपरेशन करने पड़ते हैं। 80-80, 90-90 जहाज जंग में नहीं लाने होते। जैसे उनके सीडीएस ने कहा कि हमने सोचा हमारे टैक्टिक्स फॉल्टी हैं। आप पाकिस्तान जैसी एयरफोर्स के साथ, जो मैं पूरे 40-50 साल से देख रहा हूं, या हाईएस्ट अलर्ट पे होती है या अलर्ट पे होती है। हम तो सेरेमोनियल एयरफोर्स कभी रहे ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो कॉम्बैट रेडी रहना हमारी ऑब्लिगेशन है। इस एयरफोर्स के साथ आप जंग में जाते हैं और आप टैक्टिक्स इंप्रूव करते हैं, और ऊपर से आप 900 जहाजों का या 1000 जहाजों का फ्लीट है उसको ग्राउंड कर देते हैं। और जो तेजास जहाज जो आपने 40 साल पहले शुरू किया था बनाना, वो जंग में आता ही नहीं है। तो जंग इस तरह नहीं लड़ी जाती है। यू हैव टू डू समथिंग। इंटेंशन वाइज किसी वक्त भी कर लें, कैपेबिलिटी वाइज नहीं कर सकेंगे आने वाले कई महीनों में। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कैपेबिलिटी या रिजॉल्व भी है, इवन मोटिवेशन भी है। मैंने आपको 62 का बता दिया। आज तक 1962 की जो वॉर है वो लैक ऑफ इंटीग्रेशन की केस स्टडी के तौर पर मिलिट्री में हिंदुस्तान में पढ़ाई जाती है, केस स्टडी के तौर पर, हाउ नॉट टू इंटीग्रेट। अगर वो आज तक पढ़ाई जा रही है तो मुझे लगता है नया चैप्टर ऐड हो गया, हाउ नॉट टू इंटीग्रेट। ये भी तो कोई इंटीग्रेशन नहीं थी उनकी, विद इन एयरफोर्स भी नहीं थी, उनकी लीडरशिप के साथ भी नहीं थी। तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा पॉसिबल। बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद वक्त देने के